जनता से सीधा संवाद करे मंत्री। सीएम बोले जनप्रतिनिधियों के सुझाव से होगा सुनियोजित विकास, कई बातों पर दिया जोर। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, 21 से 23 अगस्त तक सत्र चलेगा। विधायकों ने भेजे 450 से ज्यादा प्रश्न। केदारनाथ रेस्क्यू में मौसम बना रुकावट, MI-17 और चिनूक भी नहीं भर पा रहे उड़ान। हेल्पलाइन नंबर हुए जारी, नेटवर्क न होने से लोगों का संपर्क टूटा। केदारनाथ से 10,000 लोगों का रेस्क्यू, 400 लोग अभी भी केदारनाथ में फंसे। पैदल रास्तों के लोगों को SDRF और NDRF द्वारा निकाला जा रहा। आज देहरादून नैनीताल में भारी बारिश के आसार, 3 दिन में बादल बरपा सकते हैं कहर। यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में गढ़वाल राइफल के JCO का बलिदान, घर पर मातम, शाम तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको सीधा लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, जहां BSP सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रही है। जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था, चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने जो अत्याचार सहे हैं वह एक वर्ग और एक समूह के रूप में सहे हैं तथा यह एक बराबर का वर्ग है, जिसके भीतर किसी भी प्रकार का वर्गीकरण करना उचित नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय में ये भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर किसी भी प्रकार का उपवर्गीकरण भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2004 के इस निर्णय द्वारा समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पारित आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 1 अगस्त 2024 के निर्णय से सन 2004 के निर्णय को पलट दिया है, जबकि इस निर्णय से अनेकों मतभेद उत्पन्न होंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास किसी भी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने की पावर है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। परंतु अब 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ये समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से
SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय में इस बिंदु पर भी पर्याप्त विचार व्यक्त नहीं किए गए हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किन लोगों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और यह तय करने का क्या मानक होगा कि किन लोगों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा इस कार्य के लिए अब राज्य सरकारों को राजनीति करने का पूरा मौका मिल जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण किया जाता है तो वर्तमान में लागू आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनेकों पद रिक्त रह जाएंगे। लखनऊ से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर पीएसपी सुप्रीमो की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम बातें साझा की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं जहां देहरादून पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर हमला बोला। यशपाल आर्य ने विधानसभा सत्र की अवधि को बढ़ाने के साथ ही कई अन्य बातें कही। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, दिखाते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस वक्त हमारे साथ हैं। उत्तराखंड का मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा यशपाल आर्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करके आए हैं। ऐसे तमाम अनगिनत मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है के न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने अभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया है। क्या वहाँ की वस्तु स्थिति है कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि हमने हर एक समुचित व्यवस्था कर रखी है, क्या ऐसी धरातल पर स्थिति है? देखिए, आरोप लगाना और ऐसे संवेदनशील स्थिति में हम आरोप लगाएं वो कदाचित उचित नहीं होगा। लेकिन मैं सोनप्रयाग और हमारे साथी सोनप्रयाग तक गए, जो वहाँ के हालात हैं भयावह हैं और गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, अवरुद्ध हो चुका है। हजारों यात्री अभी भी फंसे हुए हैं और सोनप्रयाग में जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई प्रशासन आपदा प्रबंधन टीम मौजूद नहीं थी, देखने को नहीं मिली। जरूर NDRF की टीम थी, वो बचाव कार्य में लगी हुई थी, यात्रियों को सुरक्षित लाने में उनका योगदान है। लेकिन SDRF नहीं, प्रशासनिक अमला नहीं, आपदा विभाग के अधिकारी नहीं, न वहाँ पर समुचित भोजन की व्यवस्था नहीं, न वहाँ पर मेडिकल टीम नहीं। यात्री आ रहे हैं, किस दशा में आ रहे हैं, क्या उनकी हालत है, इसको कोई देखने वाला नहीं। और दवाइयों का तो जिक्र करना बेकार है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जो अनुभवहीनता है वो इसमें दिखाई दे रही है। देखिए ना, एक तो प्राकृतिक आपदा कहेंगे, क्लाउड बस्ट हुआ है, आपदा बादल फटने से, उसको रोक नहीं सकते, इसको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन एक कृत्रिम आपदा भी है जो सरकार ने पैदा की है। सरकार चाहती ये इसकी रोकथाम हो सकती थी अन्य जगहों की, जैसे मैंने कहा तोली कहा, तिलगलक की बात मैंने कही, भिलंगना घाटी भी मैं जब आपदा आई है पिछले दिनों, मैं वहाँ हर गांव में गया, तोली में गया जहाँ माँ बेटी जिंदा दफन हो गई, उस घर में भी गया। और जहाँ पर इंटर कॉलेज में ठहरे हुए हैं, विस्थापित लोग ठहरे हुए हैं,
राहत कैंप है वहाँ भी गया और उनके दुख दर्द में हम शरीक भी हुए हैं। ये भिलंगना घाटी, बूढ़ा केदार, तोली, तिलगढ़ कई गांव हैं जो कई वर्षों से खतरे की जद में हैं, संवेदनशील हैं, खतरे की जद में हैं। सरकार से गुहार लगाई जा रही है। असेंबली में कई बार इस बात को उठाया भी गया है, लेकिन सरकार सचेत नहीं हुई, न चेती, न सरकार ने इस दिशा में कोई सार्थक पहल की। मैं भिलंगना भी गया हूँ, पूरे दिन भर पैदल हमने, मौसम भी ख़राब था लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी, हमने, हमारे साथियों ने, विक्रम सिंह नेगी जो हमारे माननीय विधायक हैं वो भी हमारे साथ थे, वहाँ के हमारे वरिष्ठ सहयोगी साथी कांग्रेस के हमारे साथी वहाँ मौजूद रहे। सरकार से विस्थापन की मांग कई वर्षों से हो रही है लेकिन विस्थापन नहीं कर पा रही है सरकार। आज भी इन्होंने आश्वस्त किया है। मैं धारचूला की बात कर रहा हूँ। धारचूला में 4 साल से एक स्टेडियम है, वहाँ पर जो जिनके घर बर्बाद हो गए, ज़मीनें नहीं है, तो 3-4 साल से वहाँ पर कैंप में लोग रह रहे हैं, उनका पुनर्वास, उनका विस्थापन नहीं हो पाया है। आप पार्टी के, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्या मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहेंगे ऐसी आपदा की स्थिति में? क्या पहले स्टेप मुख्यमंत्री? देखिए, मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की है, संपर्क नहीं हो पा रहा है और मैं ये कहूँगा कि अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो फंसे हुए लोग हैं, केदार घाटी में फंसे हुए लोग हैं, उनको किस तरह से उनको वहाँ से उबार निकाला जाए, ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। हेली सर्विस कहिए या हेलीकॉप्टर के जरिए कितने लोग आप निकाल पाएंगे? सीमित है ना, कोई मतलब उसका कोई यह बड़ी संख्या में है, हजारों की तादाद में है। तो मेरा कहना यह है कि एक नया रास्ता चौमुखी वैकल्पिक मार्ग है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है और आज वहाँ से लोग आ रहे हैं। ये नए मार्ग नहीं, पुराना मार्ग है और उस मार्ग का उपयोग सरकार कर सकती है। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, लाइट तक नहीं है, रोशनी कैसे होगी, रात के अंधेरे में कैसे जाएंगे? ये सामग्री है, भोजन के पैकेट हैं, दवाइयाँ हैं, ये तमाम चीज़ों की समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और जो हम एक विकल्प बता रहे हैं कि चौमुखी से मार्ग है, उस रूट को अभी प्रारंभ करें। और दुर्भाग्य है कि उस क्षेत्र में, मैंने आज बात की है, मनोज रावत जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मात्र एक फॉरेस्ट गार्ड है और कोई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है, कोई सीनियर ऑफिसर नहीं है। और जो हमारी ये डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, एक व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं है। इससे बड़े दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको एसडीआरएफ नहीं है, एसडीआरएफ की टीम कहीं देखने को मिली ही नहीं है। हाँ, जो स्टेट की है, जो एनडीआरएफ है, उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की है। काफ़ी लोगों को मैं देखा कि पहाड़ के से कैसे और रस्सी के सहारे यात्रियों को नीचे निकाल रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ऐसे भी हैं बहुत जो ओल्ड एज हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बहुत ऐसे हैं भारी शरीर के हैं, उनको वहाँ से निकालना संभव नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए हेली सर्विस ठीक है, लेकिन आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि इतनी मात्रा में फंसे हुए लोगों को, कई मौतें हो गई हैं। हमने खुद सोनप्रयाग में एक मानव शव को बहते हुए देखा, एक खच्चर को बहते हुए देखा। अभी संपर्क नहीं हो पा रहा, नेटवर्क बंद है, नेटवर्क सारे बंद है वहाँ पर, तो बातचीत ही नहीं हो पा रही है। ये तमाम बातें आपने आपदा की बताई हैं जो आपने स्थलीय निरीक्षण करने के दौरान देखा है। गैरसैंण में इस बीच सरकार ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। आप लोग भी लगातार दबाव बना रहे थे, आप कैसे देखते हैं 3 दिनों के इस मात्र सत्र? देखिए, ये मात्र 2 दिन का सत्र कहा जाएगा। पहला दिन कंडोलेंस होगी, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे हमारी माननीय विधायक सला रानी रावत जी, जो केदारनाथ से जो दिवंगत हुई हैं, जो विधायक थी। 2 दिन का सत्र है और ये सरकार की बाध्यता है 6 माह में सदन आहूत करना। ये रस्म अदायगी भर है, एक औपचारिकता भर है। हमारे माननीय विधायक विपक्ष भी और सत्ता पक्ष के अपने क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, जो प्रमुख
मुद्दे हैं उसको सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। 500 से ज़्यादा प्रश्न लग चुके हैं और भी जो स्टेट के, जैसे मैंने कहा, आपदा से पूरा प्रदेश, चाहे तराई में भी बहुत नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, बर्बाद हुआ है, और कई मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह निस्ता नाबूद हो चुकी है। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी मुद्दे हैं, खनन है, दलितों के साथ जो जातियाँ हो रही हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो वहाँ पर बलात्कार के कई मामले आए हैं, संज्ञान में आए हैं, सरकार खामोश है। तो इन मुद्दों को लेकर हम सदन में अपनी बात को रखना, विपक्ष अपनी बात को रखना चाहता है, एक सार्थक बहस करना चाहता है, उन मुद्दों को सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जो सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सरकार ने 2 दिन का मात्र समय दिया है। हम चाहते थे कि सत्रावधि बढ़नी चाहिए थी, और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी देखा, जब मैं उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष रहा, तब आप देखिएगा कि हमने सदन कितने दिनों, हमारा सदन 60 दिन 50 दिन हमारा सदन चला। अब मात्र 10 दिन में, 12 दिन में पूरे वर्ष भर में सदन की कार्रवाई संचालित होती है। बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार बचना चाहती है, सरकार के पास जवाब नहीं है, हमारे सवालों के जवाब नहीं है। हमने सरकार को पूरा सहयोग दिया है, सदन में हमने कभी सदन को बाधित तो नहीं होने दिया है। सरकार खुद व्यवधान पैदा करती है और इस तरह का वातावरण बनाती है कि सदन स्थगित हो और जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे प्रश्न हैं, वो सदन में बखूबी उठा न सकें। तो आपके हिसाब से कितने दिन का सत्र और सरकार को चलाना नहीं कर रहे हो, 10 दिन का 15 दिन का सत्र चलना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे माननीय विधायकगण हैं, जिनसे जनता अपेक्षा करती है, प्रदेश के मुद्दे हैं जिनको हम उठाना चाहते हैं, अगर वो सदन में हम अपनी बात को माननीय विधायक नहीं रखेंगे तो फिर इससे बड़ा मंच कहाँ मिलेगा हमें। लेकिन सरकार, मेरा साफ तौर से कहना है, ये आरोप नहीं, सच्चाई है। पिछले सत्रों का हमारा अनुभव है कि सरकार ने कभी भी सदन को व्यवस्थित नहीं होने दिया, सत्रावधि बहुत कम रखी, क्योंकि सरकार, हाँ, सरकार कई बार घिरी है। सरकार व्यवधान पैदा कर, अक्सर विपक्ष पर आरोप लगता है कि व्यवधान पैदा करते हैं, सदन को बाधित करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले सत्रों में कि सरकार खुद बाधित कर रही है और ऐसा वातावरण बनाती है कि साउथ स्थगित हो जाए, जिससे कि फिर हम अपनी बात को सदन के सामने न रख सकें। न्यूज़ के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जो कि बता रहे हैं कि एक तो प्राकृतिक आपदा आई है, दूसरी कृत्रिम आपदा भी कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों से आई है। इसके अलावा जो सत्र की अवधि है वो बेहद कम है। इस तरीके की बातें नेता प्रतिपक्ष ने कही है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और अब सीधा आपको कुशीनगर लेकर चलते हैं, जहां पर अब बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रभावित हुआ है, उसकी मात्रा थी 4.5 लाख क्यूसिक वाटर, और तब भी तटबंध सुरक्षित हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि कार्य सही हुआ है, सार्थक हुआ है, उसका लाभ प्राप्त हुआ है। 83 गांवों की, लाखों की आबादी उससे लाभान्वित हुई है, और इसीलिए उस पार के गांव हैं, जिन गांवों के बारे में यहाँ के सांसद जी ने भी और यहाँ के विधायक जी ने भी चिंता व्यक्त की है कि नारायणी नदी में एक पक्का बनना चाहिए, जिससे शिवपुर, नारायणपुरा, मरचवा, बसंतपुर, हरिहरपुर और महाराजगंज के भी 5-7 गांव सोही बरवा के वहां पड़ते हैं। इन सभी गांवों को लेकर के अगर हम देखेंगे, लगभग 1 दर्जन बड़े गांव, लगभग 15 से 20 हजार की आबादी वहां निवास करती है। उन लोगों के लिए, आवागमन के लिए, मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूंगा, आयुक्त है वह भी इस बात को देखेंगे। एक बार पीएम गति शक्ति के माध्यम से इस बात को देखें कि कौन सा लोकेशन सही हो, जहां पर ब्रिज अच्छा बने, सुरक्षित बने और लोगों के आवागमन को भी सुरक्षित कर सके। एक पक्का पुल का निर्माण आने जाने वाले लोगों के यहाँ पर करवाने की तैयारी हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। के कार्य अभी से प्रारंभ हो जाए, बरसात समाप्त होने के बाद पानी जैसे कम हो, कार्य प्रारंभ हो जाए, इसकी तैयारी हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए।
बाढ़ बचाव के प्रभावी उपाय को आगे बढ़ाने का कार्य हमें करना चाहिए और छितौनी के साथ तटबंध के पिच के कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई विभाग के लोग आगे बढ़ा करके इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ बचाव की एक स्थायी समस्या का समाधान और आवागमन के लिए लोगों के लिए सुविधा हो सके, ये हम प्रावधान कर सके। बहनों और भाइयों, सरकार संकट के समय आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े। सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करी है, लेकिन फिर भी अगर कहीं से कोई ऐसी आपदा आती है, उस आपदा से निपटने के लिए भी सरकार प्रभावी उपाय करती है। और आज उसी उपाय के क्रम में मैं आपके बीच में यहाँ पर जल शक्ति मंत्री, यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के सभी माननीय विधायकों के साथ आज फिर मैं आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूँ कि डबल इंजन की जो सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों को आज गरीबों को प्राप्त हो रहा है। याद करिए, ये जनपद मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का एक बड़ी आबादी यहाँ रहती थी, आवास नहीं थे, राशन कार्ड नहीं थे। हमने उनको जमीन का पट्टा भी दिया, आवास भी दिया और राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने के साथ साथ आयुष्मान भारत के कार्ड भी उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और भी अन्य कार्य, विकास के जो कार्य होने, सड़क के साथ बिजली देने का कार्य या अन्य जो भी उपाय हो सकते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के हुए हैं। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, आने वाले समय में कहीं कोई परेशानी न हो, इसके लिए हम लोग आपकी समस्या के समाधान के लिए, जनपद के विकास के लिए, गांव, गरीब, किसान और नौजवान के साथ ये डबल इंजन की सरकार खड़ी होकर के आपके हितों का समर्थन करेगी। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारा प्रशासन, सिंचाई विभाग के लोग आपके साथ खड़े होकर के आपको हर संभव मदद करेंगे और जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी आपको सरकार की पूरी मदद मिलेगी। आपके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। आपको हर संभव सहयोग के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहायता के लिए 24 घंटे प्रशासन और शासन तैयार रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कुशीनगर से आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, आम जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून की आफत से जहां एक और रेस्क्यू कार्य चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसको सरकार की मानसून को लेकर अधूरी तैयारियों का नतीजा बताया है। और जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि केरल को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी थी, बावजूद इसके वहां की राज्य सरकार नहीं संभली, जबकि उत्तराखंड में भाजपा सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे प्रभारी मंत्री, विधायक, प्रशासन वहां राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए, तब जाकर दूसरों की बात करनी चाहिए। केरल में केंद्र सरकार ने, मानसून विभाग ने लगातार 3 चेतावनियां जारी की। क्यों नहीं संभली सरकार? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके लगे हुए हैं, प्रभारी मंत्री लगे हुए, हमारे विधायक वहां जूझ रहे हैं, डीएम वहां 5 दिन से लगातार जो है पीड़ितों के बीच में खड़े हैं, गढ़वाल के कमिश्नर लगातार वहां बचाव राहत के कार्यों में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा मैक्सिमम जो हो सकता है, अधिकतम जो हो सकता है, वो सरकार कर रही है। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब जाके दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करनी चाहिए। हम ऐसी आपदा की स्थिति में, ऐसी
विपरीत परिस्थिति में, दुखद घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस अगर इसमें राजनीति कर रही तो ये उन्हीं के लिए फलीभूत हो। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को लगातार प्रयास किया जा रहा है और सीईओ बीकेटीसी योगेंद्र सिंह ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए यात्री 373 यात्रियों को स्थानीय लोगों और मजदूरों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लिंचोली तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया है। लिंचोली से एयरलिफ्ट कर इन सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के आदेश के बाद इन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस तरह की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए जनपदवार कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के सुरक्षा मापदंडों की जांच करेगी। कमेटी में समस्त विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है। नगर आयुक्त शासी अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। अपने आप वो जलाओ, मोरी जी मोबाइल की लाइट जलाओ। पढ़ते हैं वहाँ पर एक न्यूनतम जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए और उसी को लेकर के जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं और छात्र किन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और माननीय आवास मंत्री जी के द्वारा भी निर्देशित किया गया है, जिसके तहत हम लोग देहरादून पुलिस के साथ मिलकर के आज जो कोचिंग संस्थान है उसकी हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। उसमें आपकी एंट्री एग्जिट, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी व्यवस्था और किन जो जहाँ छात्र बैठते हैं, जहाँ रहते हैं वो किस हालत में है, उसकी क्षमता कितनी है, सारे पहलुओं पर हम लोग एक संयुक्त अभियान चला करके जाँच कर रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम से आज 350 तीर्थयात्रियों का जत्था श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की देखरेख में गौरीकुंड के लिए रवाना हो गया है, जबकि अभी तक 60 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से शेरसी पहुंच गए और तीसरे दिन भी मंदिर समिति, जीएमवीएन तथा तीर्थ पुरोहितों ने संयुक्त रूप से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ हेलीपैड के निकट भंडारे आयोजित किए हैं। सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने मांग की है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपदा आई है ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। उन्होंने सवाल भी उठाया कि भाजपा के विधायक जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम का दर्शन किया है, इससे भाजपा के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश हुआ है। सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहाँ जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था, तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुंच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुंच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, ये करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। हल्द्वानी तीज का त्योहार शिव और पार्वती के बीच के संबंधों और एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है और ऐसे में जब भारतीय महिलाएं तीज के दौरान उनका आशीर्वाद लेती हैं तो वो ऐसा एक मजबूत विवाह और अच्छे पति की प्राप्ति के साधन के रूप में करती हैं, जिसके चलते हल्द्वानी में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही भारत विकास परिषद के बैनर तले महिलाओं ने तीज महोत्सव मनाया है, जिस दौरान एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों को
और स्पेशली महिला सदस्यों को आज इस तीज के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुति की है कि लग ही नहीं रहा था कि ये इतने सब लोग मिलकर ऐसा प्रोग्राम दे सकते हैं और जिसमें हर किसी के चेहरे पर हंसी थी, मुस्कान थी, खुशी थी और वही शायद इस प्रोग्राम का मकसद था। देखिए, भारत विकास परिषद बहुत अच्छे से अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग और दो मेन प्रोग्राम हमारे लेडीज़ के रहते हैं, एक तीज और एक करवा चौथ। इन मौक़ों में हम बहुत अच्छे से कल्चरल प्रोग्राम्स भी करते हैं। सारी हमारे जो मेंबर्स हैं सब इकट्ठे होते हैं, सबको इकट्ठे एक मंच पे लाना, सबका मिलना जुलना, ये भी एक पर्पज़ होता है। हरियाली जो तीज होती है ये हमारी महिलाओं का त्यौहार होता है। इसमें हम सब लोग, सारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। देखिए, ये जो त्यौहार है वो सारा हमारे सावन के टाइम पे आता है और हमारी महिलाएं झूला झूल के हरियाली तीज पे इसको एंजॉय करती हैं और हमारे भारत विकास परिषद के मंच पे हर साल इसी तरीके से ये सेलिब्रेशन होता है और हम लोग सारी महिलाएं एकत्रित होकर इस प्रोग्राम को एंजॉय करती हैं और यहाँ रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और हम लोग बहुत अच्छा मैसेज देते हैं सोसाइटी को एकता का। अगली खबर है विकासनगर से, जहां केंद्रीय और राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विकासनगर पहुंचकर बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की और साथ इस कार्यक्रम में सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। अल्मोड़ा सांसद और केंद्रीय और राज्य मंत्री अजय टम्टा के विकासनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान की गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय बनी रही। वहीं अपने संबोधन के साथ ही मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय और राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, इस बार का बजट महिलाओं, किसानों, युवा और गरीबों के लिए लाभदायक होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को एलिवेटर रोड, ऑल वेदर रोड, एक्सप्रेसवे आदि से जोड़ा जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों की यात्रा सुगम हो सके। देखिए, जिस प्रकार से पूरा रोड नेटवर्क माननीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद पूरे देश के अंदर का रोड नेटवर्क में अपने आप में विशेषता आई है और मार्गों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाकरण और हाईवेज एक्सप्रेसवे तक बने हैं और इसी एक्सप्रेसवे और हाईवेज में हमारे जो देहरादून है, हमारी राजधानी है, उस राजधानी को भी हम अगले 3-4 महीने में कनेक्ट और नई तरीके से करेंगे। कनेक्ट तो ऑलरेडी भी अच्छी रोड से ही है और समय बचने के साथ साथ हम दिल्ली से देहरादून के लिए ये 2.5 घंटे के अंदर सफ़र हो जाएगा और ये कनेक्टिविटी हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। अब देहरादून के बाद हमारी मसूरी के लिए भी एक और हम रोड उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले समय में उसकी DPR तैयार है। हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बना रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम के द्वारा शिकंजा कसा गया। एक दिन पूर्व ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण करते हुए देखा था, जिसे एक दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए थे। निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो रविवार को मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा, जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां वहां तत्काल ही कार्रवाई की जाएगी। आज रविवार का दिन है और आज भी हमारे पास शिकायत आई है और हमारी टीम मौके पर है अतिक्रमण को हटाने के लिए। ये बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था, नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है और ये मुहिम चलती रहेगी, चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो। और भी जो अतिक्रमण हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है तो उसको भी समय समय पर हटाया जाए और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा है तो उसमें प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करिए, कार्रवाई जारी रहेगी। कई लोगों का ना कि एक पैसे खाने का जरिया बना दिया विभाग ने। नहीं, इस संदर्भ में अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हमारा अधिकारी हो चाहे दूसरे विभाग हो। हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र से 31 जुलाई को नाले में बहे बच्चे का शव मिल गया है। बच्चे का शव जयपुर बीसा के पास से बरामद किया गया है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते 7 साल का रिजवान नाले के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद SDRF सहित पुलिस टीम बच्चों की खोजबीन में जुट गई थी और आज बच्चे का शव नाले से 4 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही SDM और CO सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद परिजनों बच्चों के शव की शिनाख्त की। नैनीताल जिले में अब तक 2 लोगों की नाले में बहने से मौत हो चुकी है। तारीख की शाम को एक खबर आई थी हमारे पास कि एक बच्चा जो है शनिवार रिजार के पास से बह गया है।
तो अभी उसे रिकवर कर लिया गया, उसकी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है जयपुर वीसा के पास से, और शिनाख्त भी करा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। क्या कारण था, कैसे भेजा था सभी बच्चा? देखिए, जैसा अभी बताया जा रहा है कि फिसल के बहा था, अभी उस चीज़ पर जांच चल रही है कैसे वो पानी में गया था। कौन कौन सी टीमें से ढूंढने की लगी थी? इसमें SDRF लगी थी हमारी, SDRF ने काफ़ी मेहनत करी है। इसके अलावा फायर की टीम लगी थी और हमारी थाना टीम, लगातार इन्होंने इस चीज़ के बारे में सूचना देने की कोशिश करी, और उसके अलावा जगह जगह ऑपरेशन चलाए गए। सभी गूल जितने भी थे, जितना कोशिश हो सकी उसमें चेक किया गया, और एक माइनर गूल में ही ये बच्चा मिला है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।